हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे रियल गैस के बारे में। रियल गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है गैस स्टेट चैप्टर का, और बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम में बहुत आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रियल गैस, रियल गैस एक्चुअल में क्या होती है? एक्चुअल में जो गैस एग्जिस्ट करती है वही रियल है। आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है। अपन ऐसा बोलते हैं कि जो गैस एग्जिस्ट कर रही है वो एक्चुअल रियल है। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि गैसेस कंप्रेस होती है ना। अगर गैसेस कंप्रेस होती हैं, जैसे आपके घर में सिलेंडर है ना, सिलेंडर मतलब उसमें कंप्रेस करके तो गैस भरी हुई है ना, तो कंप्रेस गैस है ना उसके अंदर, मतलब उसका ये है कि गैसेस कंप्रेस हो रही हैं। अगर गैसेस कंप्रेस हो रही हैं, इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो वो कंप्रेस हो रही हैं। इसका मतलब जो केटीजी का पोस्टुलेट हमने बनाया था, जो आइडियल गैस का पोस्टुलेट था, पोस्टुलेट नंबर 1, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये गलत है। सही बात है। अगर गैस लिक्विफाई हो रही है, इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो केटीजी का पोस्टुलेट जो वहां लिखा है वो गलत है, मतलब आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर बात? चलो, पहली बात तो हो गई अपनी रियल गैस में केटीजी के पहले पोस्टुलेट की। दूसरा, अगर गैस लिक्विफाई हो रही है तो कुछ ना कुछ तो उसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होगा ना, गैस का कुछ वॉल्यूम होगा। तो वहां जो सेकंड वाला पोस्टुलेट लिखा था वो भी गलत है। क्या? कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। वहां जो पोस्टुलेट लिखा था कि जो हम मॉलिक्यूल है वो पॉइंट मास कंसीडर करेंगे, उसका कोई वॉल्यूम नहीं मानेंगे, उसका जो वॉल्यूम होगा वो कंटेनर का वॉल्यूम मानेंगे, यही बोला था ना वहां पर, वो भी गलत है। इसका मतलब हमें दो चीजें लिखने की जरूरत है, यहां पर दो बातें करने की जरूरत है। क्या? मैं ऐसे लिख रहा हूं, टू पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, टू पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डू नॉट होल्ड गुड। कौन कौन से? दीज आर पॉइंट नंबर 1, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। हम जो फोर्स मानते थे, मतलब प्रेशर वहां लेते थे ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो किसका लेते थे? मॉलिक्यूल का कोलिजन हो रहा है कंटेनर की वॉल के साथ, दीवार के साथ, आपस में कोई कोलिजन नहीं मानते थे। ये केटीजी का पोस्टुलेट है, जबकि रियलिटी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2, अट्रैक्शन का क्या? रिपल्सन भी होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी एग्जिस्ट करते हैं ना। मतलब यहां जो लिखा था इन्होंने पोस्टुलेट में वो गलत है। दूसरा वाला पोस्टुलेट क्या था कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मतलब मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। तो ये जो दो चीजें लिखी हैं ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर गैसेस लिक्विफाई हो रही हैं, इसका मतलब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उनके पास कुछ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी है, तभी तो लिक्विफाई हो रही हैं। तो ये दो पोस्टुलेट गलत हैं। तो अब इस चीज की स्टडी कैसे करें? अब कोई नई चीज आ गई ना भाई, आइडियल गैस के दो पोस्टुलेट गलत हो गए, अब तो कुछ नया बनाया होगा। तो रियल गैस की स्टडी करने के लिए अलग अलग टाइप से स्टडी हम करते हैं। पहली वाली जो स्टडी है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। केटीजी के ये दोनों पोस्टुलेट गलत हो गए, तो अब नई चीज बनाई गई जिसमें से हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के बारे में स्टडी करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z कैसे निकालते हैं? Z हम निकालते हैं इस इक्वेशन से। क्या? PB M ऐसे लिख देता हूं, या PV अपॉन एनआरटी लिख लेते हैं, सबसे सिंपल है ना। Z जो निकालते हैं वो निकालते हैं PV अपॉन एनआरटी। अब ये यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखना जरा। ये PV यहां लिख रहा हूं मैं ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। ठीक है, मतलब एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर प्रेशर जो वॉल्यूम पुट करो किसी पर्टिकुलर गैस का तो उसका Z आएगा। ठीक है, तो Z किससे निकलता है? Z निकलता है PV ऑब्जर्व्ड अपॉन एनआरटी से। अब मैं क्या कर रहा हूं, PV इक्वल टू एनआरटी आप जानते हो। ठीक, तो यहां जो P लिखा है ये कौन सा प्रेशर लिखा है? वो आइडियल गैस का प्रेशर लिखते हैं ना। तो P को नीचे ले आए तो V क्या आया? nRT/P। ध्यान देना जरा, बहुत ध्यान से, है ना। तो ये क्या है? आइडियल का प्रेशर। ये क्या है? आइडियल का, ये आइडियल का वॉल्यूम, आइडियल का प्रेशर। अब मैं इसको यहां पर पुट कर रहा हूं तो Z क्या दिखेगा आपको?
वी ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय, मैं पी को नीचे ले आऊं तो एनआरटी अपॉन पीआई, यहां मैं पीआई कर देता हूं तो सही लगेगा आपको, है ना। और एनआरटी अपॉन पीआई को क्या लिख दूं, वीआई। मतलब मैं ये लिख सकता हूं Z इज इक्वल टू होता है वी रियल अपॉन वी आइडियल। ये जो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है ये रियल गैस का वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर गैस अगर रियल गैस मान के उसको अपन एनालिसिस कर रहे हैं तो वो वी आर वॉल्यूम है उसका, और वही गैस अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है तो उसका वॉल्यूम वी आई है। पहले वी आर था, अब वी आई है। मतलब रियल गैस की तरह, उसी गैस को रियल गैस की तरह कंसीडर करो तो वी आर है, और उसी गैस को आइडियल गैस की तरह कंसीडर करो तो वी आई है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो Z निकलता कैसे है, ये निकलता है PV अपॉन एनआरटी से, और इसमें जो P है वो PI होता है, V ऑब्जर्व्ड प्रेशर मतलब रियल गैस का प्रेशर होता है, और एनआरटी अपॉन PI को मैंने क्या रख दिया, VI रख दिया। तो Z क्या आ गया, VR अपॉन VI। अब Z को निकालो, अलग अलग गैसेस के लिए आप निकाल सकते हो। तो Z को निकालोगे तो Z की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अब ध्यान से देखना जरा। Z की जो वैल्यू है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, वो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। Z आपका 1 आ सकता है। Z1 आने का मतलब क्या है, अगर मैं Z को 1 रख रहा हूं इसका मतलब PV अपॉन एनआरटी 1 हो जाएगा। मतलब PV अपॉन एनआरटी 1 होने का मतलब क्या है, PV इक्वल टू एनआरटी, मतलब V रियल और V आइडियल बराबर हो जाएंगे अगर Z1 है तो। इसका मतलब रियल का वॉल्यूम आइडियल का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। मतलब Z इज इक्वल टू 1 पर मैं लिख रहा हूं रियल गैस behaves like आइडियल गैस। रियल गैस किसकी तरह बिहेव कर रही है, आइडियल गैस। और अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है तो मैं ये लिखूंगा कि नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, ना तो कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा ना रिपल्सन फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। क्लियर बात। अगर Z1 है तो भाई सीधी सी बात है ना, रियल आइडियल की तरह बिहेव करने लगी, और रियल अगर आइडियल की तरह बिहेव करने लगी तो ना तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा ना रिपल्सन फोर्स होगा, और नो लिक्विफेक्शन। मतलब अगर अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, भाई अट्रैक्शन फोर्स अगर लग रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं ना, मतलब लिक्विफाई हो रही गैस, तो नो लिक्विफेक्शन, मतलब गैस लिक्विफाई नहीं होगी, नो लिक्विफेक्शन। समझ गए बात को। कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्सन नहीं, कोई लिक्विफेक्शन नहीं, ठीक है। ये आपको इक्वेशन डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, है ना। Z इज इक्वल टू PI V ऑब्जर्व्ड अपॉन एनआरटी। V ऑब्जर्व्ड मतलब रियल का वॉल्यूम हो गया, PI को मैं नीचे ले आया तो एनआरटी अपॉन PI मैंने VI लिख दिया, उसको यहां मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो Z VR अपॉन VI आ गया। ये क्लियर है। Z अगर 1 है तो रियल आइडियल की तरह बिहेव करेगी, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्सन नहीं। अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होंगे तो लिक्विफेक्शन भी नहीं होगा, ठीक। दूसरा केस, सेकंड केस ऐसा बन सकता है कि Z क्या हो जाए, लेस देन 1। भाई आपने सॉल्व किया, Z लेस देन 1 आ गया। अगर Z लेस देन 1 आया तो मैं ये लिखूंगा कि नेगेटिव डेविएशन। क्या लिखूंगा, नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब क्या है नेगेटिव डेविएशन का, इसका मतलब है Z लेस देन 1 है लेकिन Z नेगेटिव नहीं है, ये ध्यान रखना। Z क्या है, 1 से कम है, उसको अपन ने डिफाइन कर दिया नेगेटिव डेविएशन, 1 से कम है, ठीक है। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं नो डेविएशन। क्या लिख सकता हूं, नो डेविएशन, तभी तो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कर रही है ना। तो यहां लिख रहा हूं नेगेटिव डेविएशन। चलो आगे बढ़ते हैं। Z लेस देन 1 उन गैसेस का देखा गया, उन गैसेस का Z लेस देन 1 आया जो इजिली लिक्विफाई हो रही है, मतलब उसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं रिपल्सन से, तभी तो लिक्विफाई हो रही है। तो ऐसा देखा गया Z लेस देन 1 उन गैसेस के लिए आया जो गैस इजी टू लिक्विफाई है, जो गैस इजी टू लिक्विफाई है। अगर गैस इजी टू लिक्विफाई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रही होंगे किस पर, रिपल्सिव फोर्स पर। क्लियर बात। भाई अट्रैक्शन फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस पर डोमिनेट कर रहे होंगे, तभी तो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं भाई, तभी तो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, और मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं तभी तो लिक्विफेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इजी टू लिक्विफाई होता है, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करते हैं किस पर, रिपल्सिव फोर्स पर, और डेविएशन कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। ऐसा देखा गया Z लेस देन 1 उन गैसेस का आता है जिनका इजी लिक्विफेक्शन होता है। अगला देखना जरा, एक केस ये भी तो बन सकता है Z ग्रेटर देन 1। भाई Z की वैल्यू या तो भाई ये लिखा है ना V रियल अपॉन V आइडियल, तो या तो ये बड़ा ये छोटा, या ये बड़ा ये छोटा, या दोनों बराबर, यही हो सकता है। तो Z ग्रेटर देन 1 पर क्या लिखूंगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्या लिख रहा हूं, पॉजिटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन है
तो ऐसा देखा गया उन गैसेस का पॉजिटिव डेविएशन आता है जो डिफिकल्ट टू लिक्विफाई होती है, मतलब आसानी से जिनको लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। अच्छा, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई क्यों होगा भाई? मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे होंगे भाई, अगर पास आते मॉलिक्यूल तो आसानी से लिक्विफेक्शन होता, लिक्विफाई होता। दूर दूर जा रहे होंगे मतलब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होंगे, तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो वीक होते हैं यहां पर कंपैरिजन टू रिपल्सिव फोर्स। तो यहां रिपल्सिव फोर्स बेटा डोमिनेट हो रहे हैं। अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो रहे हैं तभी तो मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं, तभी तो आप उसको आसानी से लिक्विफाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो पहली स्टडी थी ये अपनी, यहां मैं पॉइंट बना देता हूं। यहां रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस, पहला पॉइंट है नो अट्रैक्शन, नो रिपल्सन, नो लिक्विफेक्शन, नो डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, इजी टू लिक्विफाई, अट्रैक्शन फोर्स बड़े होंगे रिपल्सन से। पॉजिटिव डेविएशन, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होंगे अट्रैक्टिव से। तो बहुत आसान सी बात है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं रियल गैस की? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को डिफाइन किया जाता है कैसे? रियल गैस का वॉल्यूम डिवाइड बाय आइडियल गैस का वॉल्यूम। ठीक है, जो ऑब्जर्व्ड लिखा है मैंने वो रियल गैस का है और जो VI है वो आइडियल गैस का है। कैसे निकला? Z की इक्वेशन होती है PI V ऑब्जर्व्ड अपॉन nRT। PI को नीचे लिया है तो nRT अपॉन PI। n आप जानती हो मोल है, R गैस कांस्टेंट है, T टेंपरेचर है। PI को नीचे लिया है तो nRT अपॉन PI। ठीक है, यहां भी आप PI कर लो, यहां मैंने PI नहीं लिखा, इधर PI आएगा, है ना? तो यहां PI, इधर PI और nRT अपॉन PI बन गया VI। ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत आराम से इस चीज को समझ लो, क्या था ये? Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था, इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। इक्वल टू 1 का क्या सिग्निफिकेंस है? रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कर रही है, मतलब ना तो उसमें कोई अट्रैक्शन फोर्स है ना रिपल्सिव फोर्स है, कोई डेविएशन नहीं, कोई लिक्विफेक्शन नहीं। Z लेस देन 1 उन गैसेस का देखा गया जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहे होंगे कंपैरिजन टू रिपल्सिव फोर्स है, अट्रैक्शन ज्यादा होंगे कंपैरिजन टू रिपल्सिव फोर्स, है ना? तो उनको आसानी से लिक्विफाई कर सकते हो। लेस देन 1 को नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं, ठीक है, और ग्रेटर देन 1 को पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। ये वाली गैसेस जिनका ग्रेटर देन 1 आता है वो गैसेस आसानी से लिक्विफाई नहीं हो पा रही है ना? तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे, रिपल्सिव ज्यादा, तभी तो आसानी से लिक्विफाई नहीं हो पाए, दूर दूर भाग रहे हैं ना मॉलिक्यूल, है ना? तो ये कहानी थी Z से। ठीक है, Z से एक स्टडी हो गई। अब दूसरी स्टडी हम करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये दो स्टडी है और ये दो स्टडी एक एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड है। ठीक है, दोनों स्टडी एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड स्टडी है, Z वाली भी और अपना जो अगला ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे वो भी। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं और ग्राफिकल एनालिसिस पर चलते हैं। यहां हम 3 ग्राफ की स्टडी करेंगे। पहला है PV ग्राफ, दूसरा है ZP ग्राफ फॉर अ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, एक गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे, और तीसरा है डिफरेंट गैसेस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर Z वर्सेस P। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले वाले ग्राफ से। मेरे पास पहला ग्राफ है P वर्सेस V का। ठीक है, अगर मैं रियल गैस का मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडी, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आप निकालोगे। रियल गैस के लिए अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊंगा तो एक्सपेरिमेंटली मेरे पास जो ग्राफ आता है रियल गैस का वो ऐसा आता है, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं आइडियल गैस के लिए उसी गैस को आइडियल मान के ग्राफ बनाऊंगा तो P वर्सेस V ग्राफ जो आता है वो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है, वो ऐसा आएगा, क्योंकि आइडियल गैस मतलब बॉयल्स लॉ, सारे लॉ आइडियल में लगते हैं, रियल में नहीं लगते, तो ऐसा आता है। तो आप जरा गौर से देखो यहां पर क्या हो रहा है इस जगह, ये जो ब्लैक वाला है ये किसका है? ये है रियल गैस का, ध्यान से समझना जरा बात को, ये किसका है? रियल गैस का। और जो ब्लू वाला है वो किसका है बेटा? वो है आइडियल गैस का। तो उसी गैस को अगर रियल मान के करोगे तो ये आएगा, आइडियल मान के करोगे तो ये आएगा, मतलब कुछ ना कुछ डेविएशन यहां आ रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो, शुरुआत में डेविएशन बहुत ज्यादा है। शुरुआत का मतलब जब अपने पास V बहुत कम है, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है भाई, ये डेविएशन ज्यादा मतलब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ P पर ऐसा हो रहा होगा ना, तो ऊपर की वैल्यूज पर मतलब हाई प्रेशर पर ये डेविएशन ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते जा रहे हो, नीचे आते जा रहे हो, नीचे आते जा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, मतलब ये दोनों ग्राफ आगे जाके ऐसा चाह रहे हैं कि हम मिल जाएं भाई, ये और ये ग्राफ पैरेलली एक साथ अब चलना चाहते हैं आगे जिंदगी भर, है ना? मतलब अगर प्रेशर कम होता जाएगा तो ये क्या होंगे, रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती जाएगी, ये ग्राफ मिलना चाहेंगे आगे जाके। डेविएशन यहां ज्यादा है, ध्यान से समझना बात को, देखो डेविएशन इधर ज्यादा है, मतलब हाई प्रेशर पर डेविएशन ज्यादा है।
लो प्रेशर पर आओगे, आप ग्राफ में नीचे आते जाओगे तो डेविएशन कम होते 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 आगे जाके ये एक साथ चलने लगेंगे। इसका मतलब मैं इस ग्राफ से क्या बता सकता हूं? मैं इस ग्राफ से ये बता सकता हूं कि एट वेरी लो प्रेशर, क्या? एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर रियल गैस, कौन सी? रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। बात को समझना ध्यान से, बात को बहुत ध्यान से समझना। जब प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पर, मैं ग्राफिकल एनालिसिस कर रहा हूं, अभी मैं ये नहीं बता रहा ज्यादा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। अभी वांडर वाली इक्वेशन पढ़ने वाले हैं ना, तो वो आगे एक्सप्लेन होगा सारी चीजें, है ना। ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे हैं, ग्राफ में ऐसा क्या हो रहा है, रियल गैस का ऐसा ग्राफ आता है, आइडियल का ऐसा आता है, तो क्या हो रहा है इसमें, हाई प्रेशर पर डेविएशन ज्यादा है, लो प्रेशर पर डेविएशन कम होता जाएगा। इतना कम होता जाएगा कि जब बहुत ही कम प्रेशर कर दोगे तो रियल आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगी। क्लियर? चलो ठीक है, ये एक गैस के लिए हमने बात कर ली। अब एक गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर Z वर्सेस P का ग्राफ बना रहा हूं। Z वर्सेस P आप जानते ही हो, Z इज इक्वल टू P V ऑब्जर्व्ड अपॉन nRT। वहां से Z वर्सेस P बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं अपन, है ना, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर। अब ध्यान से देखना जरा, अलग अलग टेम्परेचर पे हम ग्राफ बनाएंगे, प्रेशर वेरी करते जाएंगे, Z वेरी होता जाएगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1, मैं बोल रहा हूं T1 पर ग्राफ ऐसा आया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर ग्राफ ऐसा आया। ध्यान सुनना, एक गैस है, प्रेशर वेरी कर रहे हो, Z वेरी हो रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ग्राफ ये आया। अब मैंने टेम्परेचर बदला, कोई दूसरा टेम्परेचर रखा और Z वर्सेस P निकाला, तो अब जो है वो कुछ ऐसा आ रहा है, ये मैंने बोल दिया T2, ठीक। फिर मैंने क्या करा, फिर एक नया टेम्परेचर लिया, फिर मैंने Z वर्सेस P बनाया, P की वैल्यू पुट करते गए, Z की इक्वेशन बना ली, इक्वेशन में पुट करते गए तो आता गया, तो ये आ गया भैया अपना T3। फिर अपन और आगे बढ़े, मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया, तो अगला ग्राफ आता है ऐसा T4, इस तरीके से। जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है? पहली बात तो ये कि ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन है अपनी आइडियल गैस की। पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको, किसकी है ये? आइडियल गैस की। मतलब यहां पर 1 लिख दूं मैं, यहां 1 लिखने का मतलब क्या है, Z1 लिख रहा हूं। इस पॉइंट पर 1 लिखने का मतलब क्या है बेटा, ध्यान समझना, इस पॉइंट पर 1 लिखने का मतलब क्या है, Z1 है। मतलब ये वाली लाइन कौन सी है तुम्हारी, Z इज इक्वल टू 1 की लाइन है, ठीक है भाई। नॉर्मल आप मैथ्स में एक्सिस कैसे बनाते हो, मैथ्स में आप ऐसे बनाते हो, जीरो शुरू करते थे, यहाँ जीरो वाला नहीं है, यहाँ 1 वाली एक्सिस से अपन कंसीडर करते हैं, जीरो इसके नीचे कहीं होगा, Z जीरो तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि वॉल्यूम जीरो थोड़ी हो पाएगा, तो Z जीरो नहीं हो सकता, तो अपन ये रेफरेंस के लिए अपन आइडियल से कंपेयर कराते हैं इसको, है ना। तो ध्यान से सुनना, Z वर्सेस P ग्राफ है, ये क्या है, Z वर्सेस P ग्राफ है ये वाला। अलग अलग टेम्परेचर पर मैं प्रेशर वेरी करता गया, Z वेरी होता गया और ऐसा ग्राफ मुझे मिला। अब इसका एनालिसिस मुझे करना है, क्या है भैया, अच्छा इसमें T1 T2 T3 T4 4 टेम्परेचर, ओके ठीक है, ओके। अब यहां क्या हो रहा है, जो T1 टेम्परेचर था वो ये था, ठीक है, मैंने T2 टेम्परेचर चेंज किया, T3 किया, T4 किया। अच्छा अब जरा मुझे कंपेयर करा के बता दो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा और कौन सा कम, ठीक है। मैंने शायद पीछे बढ़ाया बोल दिया था, बढ़ाया नहीं, चेंज कर लिया है ना, प्रेशर मैंने चेंज कर दिया। तो प्रेशर अगर मैंने चेंज कर दिया, T1 करा, फिर T2 करा, फिर T3 करा, फिर T4 करा, तो क्या होगा बताओ जरा, सिंपल सी चीज बताऊं, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल को क्या देते हो, एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी, उनकी एवरेज स्पीड बढ़ जाएगी, भागने लगेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। ओ भाई, मॉलिक्यूल अगर दूर दूर जाएंगे तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा या बहुत कम लगेगा, इसका मतलब रियल गैस आइडियल की तरफ जा रही है। तो क्या मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूं कि हाई टेम्परेचर पर रियल आइडियल की तरह बिहेव करती है? हां, बोल सकते हो। टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, गैस मॉलिक्यूल को दूर दूर भागेंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब रियल आइडियल की तरफ जा रही है। इसका मतलब यहां ये जो लाइन ऐसी जा रही थी, ये कौन सी थी, 1 के आसपास जा रही थी, फिर इसमें डेविएशन होना स्टार्ट हुआ तो ये 1 से अलग अलग दूर दूर जाने लगी। इसका मतलब टेम्परेचर T1 क्या है, सबसे ज्यादा, फिर T2, फिर
T3 फिर T4। ये आपका फाइनल है, मतलब फाइनल आंसर ये है। T1 T2 T3 T4। T1 मतलब हाई टेम्परेचर, T2 थोड़ा टेम्परेचर कम करा तो डेविएशन हुआ, और कम करा और डेविएशन हुआ, और कम करा और डेविएशन हुआ। समझ गए बात को क्या कह रहा हूं मैं? तो अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे, एट वेरी लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल, ये बात तो सही है, लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रेशर वेरी ना लें, थोड़ा सा ज्यादा ले लें, ठीक है? प्रेशर वेरी लो ना लें, थोड़ा सा ज्यादा ले लें, थोड़ा सा ज्यादा मतलब लो प्रेशर कर दें। एक तो वेरी लो है, एक लो है, और एक हाई होता है। ध्यान से सुनना जरा, इस टॉपिक में मैं 3 चीजें यूज करूंगा, वेरी लो, लो और हाई। वेरी लो मतलब वेरी लो, लो मतलब मॉडरेट, अगर लो प्रेशर है तो मॉडरेट भी लिखा है कई बुक्स में, लो मतलब मॉडरेट, हाई मतलब हाई, ठीक है? तो अगर वेरी लो है तब तो रियल आइडियल की तरह बिहेव कर रही, बिल्कुल सही है, लेकिन एक कंडीशन में ऐसी भी लिख सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MI स्टार लिखेंगे यहां, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, मैंने एक टेम्परेचर की कंडीशन और ऐड कर दी तो सोने पे सुहागा हो गया ये काम। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। अगर वेरी लो लिखा है तब तो ठीक है, प्रेशर से भी काम हो जाएगा। अगर थोड़ा सा प्रेशर मान लो बढ़ा दिया, मॉडरेट की तरफ ले गए, तो उसमें मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो सोने पे सुहागा काम हो जाएगा। मतलब लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर रियल आइडियल की तरह बिहेव करती सही है, और वेरी लो पे तो करते ही है, ठीक है? टेम्परेचर की कंडीशन मैंने इसमें और ऐड कर दी। समझ गए बात को क्या कहना चाह रहा हूं? एट वेरी लो प्रेशर रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कर रही, सही बात है, लेकिन अगर प्रेशर थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो भी हम रियल को आइडियल की तरह बिहेव करवा सकते हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के, है ना, ताकि मॉलिक्यूल दूर दूर कर दें अपन, ऐसा है। तो ये हो गया अपना Z वर्सेस P ग्राफ, ये हो गया P वर्सेस B। फिर से थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, फिर अपन वहां चलेंगे। मैंने पहला ग्राफ क्या बनाया? P वर्सेस B बनाया, ठीक है? P वर्सेस B बनाया, रियल गैस का ऐसा आया ब्लैक वाला, आइडियल गैस का ब्लू वाला आया। प्रेशर जब बहुत ज्यादा है तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, डेविएशन यहां बहुत ज्यादा है, भाई यहां डेविएशन बहुत ज्यादा है ना, अगर प्रेशर ज्यादा है, अगर प्रेशर कम है तो डेविएशन कम है, ठीक है? और प्रेशर कम करोगे तो और कम होता जाएगा, रियल आइडियल की तरह बिहेव करेगी। दूसरा ग्राफ था भैया Z वर्सेस P का, एक गैस का अलग अलग टेम्परेचर पे हमने किया ग्राफ। पहले मैंने T1 टेम्परेचर रखा, फिर इसको चेंज किया T2, फिर चेंज किया T3, फिर चेंज किया T4, ठीक है? प्रेशर वेरी करा के Z की वैल्यू निकाल ली, ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब जो ये वाली लाइन है ये क्या है? Z इक्वल टू 1 की लाइन है, और ये जो T1 टेम्परेचर है इस पर ये 1 के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है? अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूंगा तो ये 1 की तरफ भी जाने लगेगा, नीचे की तरफ ऐसा जाने लगेगा 1 की तरफ। टेम्परेचर ये T1 है, ठीक है? ये T2, ये T3, ये T4। क्या रिलेशन है इनमें? T1 ज्यादा, फिर T2, फिर T3, फिर T4। ऐसा क्यों हुआ? एक गैस के लिए पर्टिकुलर हम कोई एक टेम्परेचर पे ग्राफ बना रहे थे, तो अगर मैं T1 टेम्परेचर पे देखूं तो Z इक्वल टू 1 का जैसा ग्राफ लग रहा है, मतलब Z इक्वल टू 1 की तरफ जा रहा है, T2 में और डेविएट हो गया, T3 में और हो गया, T4 में और हो गया। तो जितना ज्यादा डेविएशन होता जाएगा मतलब टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, ठीक है? टेम्परेचर कम कर रहे हो डेविएशन के लिए। देखो, डेविएशन मतलब रियल गैस की तरफ जाना, ध्यान से सुनना, डेविएशन मतलब रियल गैस की तरफ जाना, और नो डेविएशन मतलब आइडियल गैस की तरफ जाना, ऐसा है, ठीक है? तो हो क्या रहा है यहां पर? एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, ठीक है? अगर मैं कहीं ऐसा बोल दूं आपसे, क्या? एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है? अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं एट हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, तब क्या बोलोगे आप मुझसे? तब आप ये बोलोगे, सर जब लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर रियल आइडियल की तरह बिहेव कर रही है तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर मैक्सिमम डेविएशन होगा। मतलब आप आइडियल के बारे में मतलब सोचना भूल ही जाओ, अब वो रियल ही रियल है, समझ गए? तो एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल, बट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम। समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूं मैं? आप रियल की तरफ मतलब देखना छोड़ दो उसकी तरफ कि रियल कुछ होगा भी, कब? जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होगा, है ना? लिख दूं क्या इस बात को? लिख ही लेते हैं।
पॉइंट नंबर 2, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो एक साथ आपको याद हो जाएगा, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन मतलब रियल फिर रियल ही रहेगी हमेशा, है ना, आइडियल की तरफ देखना भी नहीं, समझ गए, ऐसा है। क्लियर दोनों ग्राफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, Z वर्सेस P। Z आप जानते हो PV अपॉन NRT से निकलता है, और P यहां पर प्रेशर बार में रखते हैं अपन यूजुअली यहां। तो अलग अलग P पर Z निकाला गया अलग अलग गैसेस के लिए एट सेम टेम्परेचर। यहां क्या था, फॉर अ गैस, एक गैस के लिए एट डिफरेंट टेम्परेचर, यहां क्या ले रहा हूं मैं, अलग अलग गैस के लिए एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम T, ये वाला पॉइंट 1 मतलब Z यहां पर 1 है, ठीक है। ये वाली लाइन क्या है, Z इक्वल टू 1 मतलब आइडियल गैस की लाइन है। अब क्या होता है यहां पर, ध्यान से देखना आप, कुछ गैसेस की स्टडी करेगी, उनका ग्राफ बनाया गया, तो पहले मैं ग्राफ बनाता हूं फिर समझा दूंगा। ये है भैया H2, He, N2, O2, CO, CH4, CO2, इतनी सारी गैसेस हैं, ध्यान से देखना जरा। ये क्या थी, H2, ये हीलियम, जो स्ट्रेट लाइन है दोनों H2He, ये N2 जो थोड़ा सा हल्का नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर O2, फिर CO, फिर मीथेन, फिर CO2, ठीक है। ये ग्राफ प्योरली बेस्ड है एनसीईआरटी पर, है ना, तो ये ग्राफ अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब Z वर्सेस P का जो ग्राफ मैंने बनाया वो ये आया, अलग अलग गैसेस के लिए अपन ने वैल्यू पुट कर करके इक्वेशन मेरे पास आई, ये ग्राफ आया। अब इसका हमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना तो पहले थोड़ी देर ग्राफ देख लो जरा, क्या है, क्या हो क्या रहा है यहां पर ये हो रहा है बेटा कि दो लाइन स्ट्रेट है, एक H2 और एक He की, क्लियर। बाकी सारे ग्राफ में थोड़ा हल्का नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर। इसका मतलब क्या है अब समझते हैं हम, कैसे समझते हैं। अगर मैं इसमें कंडीशन बनाऊं, क्या कंडीशन बनाऊं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं 3 केस यहां डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना आप जरा। केस 1, केस 1 क्या, एट वेरी लो प्रेशर। एट वेरी लो प्रेशर का मतलब क्या है बेटा, हम यहां पर हैं बहुत करीब, भाई ये पी की एक्सेस है ना ये वाली, तो हम यहां पर इधर इस तरह। आप जरा गौर से देखो, जब हम बहुत पास हैं तो सभी गैसेस के Z नियरली 1 लिख सकता हूं मैं, मतलब एट वेरी लो प्रेशर Z क्या है 1, जो कि मुझे यहां से भी पता चल रहा था, भाई रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी तो Z1 आएगा ना। तो जब प्रेशर भैया बहुत कम है उस टाइम पर Z1 है, जब मैंने P बहुत कम लिया, वेरी लो प्रेशर, क्लियर। थोड़ा सा आगे बढ़े हल्का सा, ठीक है, यहां मान लो इस जगह, अगर मैं इस जगह जाता हूं, थोड़ा सा आगे जाता हूं, तो ये क्या है, लो प्रेशर, केस 2। केस 2 क्या है, एट लो प्रेशर। लो प्रेशर को कई बुक्स में मॉडरेट प्रेशर भी लिखा है, तो हम और करके लिख रहे हैं मॉडरेट प्रेशर, लो या मॉडरेट, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, जब मैं यहां खड़ा हूं, ये तो वेरी लो था, बहुत पास में था, जब मैं लो पर हूं तो बहुत सारी गैसेस का Z क्या है, लेस देन 1 है, मतलब यहां पर Z लेस देन 1 लो प्रेशर पे। अच्छा एक बात बताओ, लो प्रेशर पर Z लेस देन 1 है, मतलब गैस इजी टू लिक्विफाई, इजी टू कंप्रेस, मतलब यहां अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट हो रहे हैं इस वाले ग्राफ में, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट हो रहे हैं। केस 3, एट हाई प्रेशर, क्या, एट हाई प्रेशर, जब मैंने प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया, जब मैंने प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया तो Z क्या, बताओ जरा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब मैं यहां पर खड़ा हूं, बहुत ज्यादा कर दिया, मतलब ये सारे के सारे ग्राफ का Z क्या आ रहा है, ये 1 की लाइन है ना, तो 1 से ऊपर आ रहा है, तो Z ग्रेटर देन 1। तो ध्यान से देखो जरा, ये Z 1 था वेरी लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे गए तो ये नीचे आए, और हाई प्रेशर पे गए तो ये बढ़ गए,
लो हाई और बीच में वेरी लो, ऐसा है। z इक्वल टू 1 वेरी लो, नीचे आए लो, ऊपर गए हाई, ऐसा। तो ये कहानी है। मतलब हाई प्रेशर पर z ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं किस पर? अट्रैक्टिव फोर्स पर। लेकिन 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 ध्यान से देखना, अब कहानी में ट्विस्ट है। क्या? दो गैसेस ऐसी हैं H2 और He, या तो इनका Z1 है, या तो इनका Z1 है या 1 से ज्यादा है, कभी लेस देन 1 नहीं है। मतलब H2 और He गैस का जो Z है वो लेस देन 1 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाया गया है। यूजुअली अपन 0 केल्विन 273 केल्विन पे बनाते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाया गया है। तो इस ग्राफ के लिए मैं लिख रहा हूं क्या? H2 और He जो हैं 273 केल्विन पर ये स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर पे इनको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। समझना बात को? इस टेम्परेचर पर इनको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। मतलब मैं इसका केस एक अलग से बना देता हूं, केस फॉर H2 एंड He। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका भाई H2 और He बहुत छोटे साइज के हैं, बहुत छोटे मॉलिक्यूल हैं, तो इसलिए इनको आसानी से लिक्विफाई नहीं कर सकते, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाते हैं, है ना? न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जानते ही हो। फॉर H2 एंड He ध्यान से देखना जरा, इसमें भी मैं दो पार्ट लिख रहा हूं। पार्ट 1 क्या? एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर। अगर वेरी लो प्रेशर की बात करें तो Z इसका वेरी लो प्रेशर पे 1 तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं एट लो, लो को क्या लिखते हो? मॉडरेट। एंड हाई प्रेशर, एंड हाई प्रेशर, तो मैं क्या लिखूंगा? Z ग्रेटर देन 1। अब ध्यान से देखना जरा, जो मैं बात बोल रहा हूं आखिरी बात, बिल्कुल फाइनल बात है। क्या? वेरी लो प्रेशर पर Z सबका 1। ध्यान से ग्राफ को देखो जरा, वेरी लो प्रेशर पर Z सबका 1 है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। लो या मॉडरेट प्रेशर पर Z लेस देन 1 है, सिवाय H2 और He के, बाकी सबका लेस देन 1 है, H2 और He को छोड़ दो। हाई प्रेशर पर Z ग्रेटर देन 1 है सभी का, ये वाली बात थी। और मॉडरेट पर H2 और He का प्रेशर जो Z है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। मतलब ये जो मैंने लिखा ये मोस्ट ऑफ द गैसेस के लिए लिखा, नीचे केस। सिर्फ दो गैसेस का आपको याद रखना है अलग से, जो है H2 और He, ठीक है? बाकी ये सभी गैसेस के लिए होता है और H2 He के लिए ये होता है। समझ गया पूरी कहानी? एक बार फिर से, P वर्सेस V एक ग्राफ हो गया मेरे पास, Z वर्सेस P एक ग्राफ हो गया, एक हो गया Z वर्सेस P ग्राफ। इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? ये एक ही गैस का है अलग अलग टेम्परेचर पे, ये एक टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसेस का है, और ये आपको याद भी करना है, आगे काम आएगा आपके। वेरी लो प्रेशर पे Z इक्वल टू 1 है, ठीक है। लेस देन 1 पे मॉडरेट हो गया ये, ठीक है। हाई प्रेशर पे ग्रेटर देन 1 है। H2 He के लिए जो ग्राफ जा रहा है वो इक्वल टू 1 वेरी लो पर, और लो और हाई पर ग्रेटर देन 1। कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया इन पर बेस्ड। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है। चलो ये हो गया अपना पूरा डिटेल ग्राफिकल एनालिसिस। अब हम बात करेंगे इस देखो ग्राफिकल एनालिसिस कभी आसान थोड़ी होता है, थ्योरेटिकल एनालिसिस थोड़ा आसान होता है। तो अब क्या करा गया, ग्राफिकल एनालिसिस को पढ़ लिया अपन ने, अब हम क्या करेंगे? थ्योरेटिकल एनालिसिस करेंगे। मतलब एक जैसे हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन थी, तो ऐसा क्यों ना हो कि कोई रियल गैस की भी इक्वेशन हो। हम ऐसे ग्राफिकल एनालिसिस कब तक करेंगे? बहुत सारी गैसेस हैं हमारे पास। तो जैसे हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन को आप बोलते हो ना PV इक्वल टू nRT, वैसे ही हमारे पास रियल गैस की भी इक्वेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं वान डेर वाल इक्वेशन। और वो इक्वेशन को हम पढ़ेंगे और उससे हम एनालिसिस करेंगे यही सभी चीजों का। मतलब यही चीज हम इक्वेशन से भी, मतलब थ्योरेटिकली भी हम समझा देंगे। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटली हम थ्योरेटिकली समझाएंगे, किससे? वान डेर वाल इक्वेशन से, कि हाँ इस पर यही होता है, इस पर यही होता है और इस पर यही होता है। ये हम बताएंगे किससे? वान डेर वाल से। पहले आप नोट तो करो, तभी तो मैं पढ़ाऊंगा वान डेर वाल इक्वेशन। लिख लो इसको। चलो बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं और वान डेर वाल इक्वेशन की स्टडी करते हैं। पहली बात, ये इक्वेशन किसकी होती है? ये रियल गैस की इक्वेशन है। किसकी है? रियल गैस की इक्वेशन है। जैसे आइडियल गैस की इक्वेशन तुम्हारी PV इक्वल टू nRT होती है, वैसे ही रियल गैस की एक इक्वेशन होती है जिसको हम लिखते हैं ऐसा, P प्लस एन स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NV, मल्टीप्लाई में ये दोनों,
इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहां पर ये क्या क्या है, एन तो आपको पता है मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और दो चीजें यहां पर पहले से और पता है, पी और वी। क्या नया आ गया आपके लिए, यहां पर ए आ गया और बी आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लिखेंगे यहां पर। पहली बात, ये जो एन स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर है, इसको बोलते हैं अपन प्रेशर करेक्शन टर्म। ध्यान से सुनना, प्रेशर करेक्शन टर्म, ये क्या होता है, पीसीटी, इसको मैं लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, पीसीटी, प्रेशर करेक्शन टर्म। ये है तुम्हारा प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा है यहां पर वॉल्यूम करेक्शन टर्म, वॉल्यूम करेक्शन टर्म, और वॉल्यूम करेक्शन टर्म को मैं लिख रहा हूं वीसीटी, और ये क्या है बेटा तुम्हारा माइनस एन बी, ठीक है। और अब ये नई चीज आपके लिए आ गई, यहां पर ए और बी क्या है, ए एंड बी आर वांडरवाल्स कांस्टेंट, वांडरवाल्स कांस्टेंट, ये हर एक गैस के लिए फिक्स होते हैं। मतलब ये ऐसे कांस्टेंट हैं जो वेरिएबल हैं, मतलब ये कांस्टेंट तो बोलते हैं अपन, लेकिन हर एक गैस के लिए अलग अलग होते हैं ये, ठीक है। अब ये क्या बताते हैं, ए के बारे में और बी के बारे में क्या है, ए एंड बी आर वांडरवाल कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करते, गैस के नेचर पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर ये गैस पर डिपेंड करते हैं, गैस के नेचर पर डिपेंड करते हैं। और ए के और बी को मतलब एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है यहां पर, तो ए का सिग्निफिकेंस है यहां पर, ए इज द मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, और ए है कनेक्टेड विद लिक्विफैक्शन, मतलब जितने ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतने मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, लिक्विफाई आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब ए क्या है, मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, एंड कनेक्टेड विद लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन से कनेक्टेड है ये, है ना, कनेक्टेड विद लिक्विफैक्शन। कोई भी गैस लिक्विफाई आसानी से तभी होगी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, ए की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। बी क्या बताता है, बी आपको बताता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या इसको अपन बोलते हैं कोवॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या कोवॉल्यूम, ठीक है। अब इनकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ ए, ये क्या होगी, जो इसकी यूनिट वही इसकी यूनिट, तो ए की यूनिट एटीएम, सॉरी पी की यूनिट एटीएम, इसकी लीटर और इसकी मोल, तो लीटर स्क्वायर इधर ले जाओ तो एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, तो एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, मतलब मोल की पावर -2, ये इसकी यूनिट होती है ए की। यूनिट ऑफ बी क्या होगी, बताओ, जो v की यूनिट वही एनबी की यूनिट, तो लीटर पर मोल, तो ये होगी लीटर पर मोल, तो लीटर मोल इनवर्स, ठीक है। और यहां जो वैल्यूज अपन पुट करते हैं ये वही है जो आइडियल गैस इक्वेशन में होती है। प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, मोल तो मोल होता है, आर रखना है 1/12.0821, और टेम्परेचर केल्विन में। अगर कभी न्यूमेरिकल आया तो, बहुत रेयरली इसके न्यूमेरिकल मिलते हैं, थ्योरेटिकल एनालिसिस होता है पूरा। चलो फिर से शुरू कर रहे हैं। रियल गैस की एक इक्वेशन है जिसको बोल रहे हैं अपन वांडर वाल इक्वेशन। क्या होता है, P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। दो चीजें आती हैं यहां, इसको बोलते हैं पीसीटी प्रेशर करेक्शन टर्म, इसको बोलते हैं वीसीटी वॉल्यूम करेक्शन टर्म। प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर पीसीटी होता है, माइनस एन बी वीसीटी होता है। ए एंड बी क्या है, ये वांडरवाल कांस्टेंट है जो टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करते, गैस के नेचर पे डिपेंड करते हैं। और ए क्या बताता है, मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बताता है, ठीक है, जो कि लिक्विफैक्शन से कनेक्टेड है। और बी होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या कोवॉल्यूम। इनको अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये इक्वेशन आई कहां से, क्या सोचा, क्या बनाया इस इक्वेशन को, ऐसा है ना। तो यूनिट अपन देख रहे हैं, ए की यूनिट क्या है, जो पी की यूनिट वही इसकी यूनिट, तो वहां से मैंने ए की यूनिट निकाल ली। और बी की यूनिट कैसे, जो वी की यूनिट वही एनबी की यूनिट, तो यहां से वी की यूनिट निकाल ली। अब मेन कहानी आती है कि इक्वेशन आई कहां से है, मतलब इस इक्वेशन को ऐसा लाने का, प्रेशर करेक्शन टर्म, वॉल्यूम करेक्शन टर्म लाने का लॉजिक क्या है। मेन चीज है कहानी समझने की, क्या है ये, क्लियर हो गया आपको सारी चीजें, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 पीसीटी, ऐसा क्यों जरूरत पड़ी, प्रेशर करेक्शन टर्म की क्यों जरूरत पड़ी। अब ध्यान से आप सुनना कान खोल के, प्रेशर करेक्शन टर्म के बारे में बता रहा हूं, फिर वीसीटी के बारे में बताऊंगा। तो प्रेशर करेक्शन टर्म कैसे, मान लो मेरे पास एक आइडियल गैस है, क्या है, आइडियल गैस, बहुत बढ़िया। तो ये है आइडियल गैस जो कि मॉलिक्यूलर साइज का क्या होता है, नेग्लिजिबल, ठीक है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल, तो इसलिए मैं पॉइंट मास ले रहा हूं इनको ऐसा। तो ये क्या हो गया अपने पास, आइडियल गैस हो गई, ठीक है।
क्या हो गई, आइडियल गैस। और ये हो गई मेरे पास रियल गैस। रियल गैस में कुछ वॉल्यूम आएगा, है ना, ये हो गई अपने पास रियल गैस। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिए। तो ये आइडियल गैस, ये रियल गैस, ध्यान से देखते जाना, ये आइडियल है और ये रियल गैस है। उसी गैस को कंपेयर कराया, अगर मैं उसको आइडियल कंसीडर करूं, रियल कंसीडर करूं। अब मुझे एक बात बताओ, आइडियल गैस में जो फोर्स होते हैं वो किस किस के बीच में होते हैं? मॉलिक्यूल का होता है वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ। तो मैंने ये मान लिया कि यहां पर एक मॉलिक्यूल है ये, और ये कंटेनर की दीवार से टकराने जा रहा है। जब ये कंटेनर की दीवार से टकराएगा तो उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा वही हम लेते हैं। लेकिन जब ये बेचारा टकराने जा रहा होगा तो इसके आसपास के मॉलिक्यूल कोई भी इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे टकराओ, क्योंकि हमारे बीच में तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है भैया, हमारे और तुम्हारे बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तुम अपना काम करो, टकराओ, हम कुछ नहीं करेंगे। तो जब ये टकराएगा तो कुछ प्रेशर जनरेट होगा, जिसको बोल रहा हूं पी आई, मतलब पी आइडियल, आई मतलब आइडियल। यहां क्या कहानी होगी, जब ये मॉलिक्यूल इससे टकरा रहा होगा तो इसके जो आसपास के मॉलिक्यूल हैं वो क्या कहेंगे, भैया कहां जा रहे हो, आ जाओ। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या बोलेंगे, कहां जा रहे हो, आ जाओ, मतलब पीछे खींचेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे इनमें, है ना। तो पीछे जब खींचेंगे तो यहां पर जो मॉलिक्यूल है ये वाला, ये उस इंपैक्ट से नहीं टकरा पाएगा जिस इंपैक्ट से यहां पे टकरा रहा था, मतलब ये पी रियल है और ये कम होगा किससे, पी आइडियल से। ये बात समझ में आई? पी आइडियल बड़ा है पी रियल से, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल उस इंपैक्ट से नहीं टकरा पा रहा ना, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गए। क्योंकि वांडरवाल ने जो कंसीडर किया था वो क्या किया था, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कंसीडर किया था, यहां रिपल्सन फोर्स उसने कंसीडर नहीं किया। ए को हम ये नहीं बोल सकते कि मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन फोर्स, उसने क्या माना, अट्रैक्शन फोर्स माना, इसलिए हम भी अट्रैक्शन फोर्स लेकर ही समझाएंगे क्या, कि ये जो मॉलिक्यूल हैं आसपास के, ये अट्रैक्शन फोर्स दिखाएंगे, खींचेंगे अब उसको पीछे, जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। इसका मतलब ये उस इंपैक्ट से नहीं टकरा पाएगा। मतलब ये है कि रियल का प्रेशर कम है आइडियल से। तो कितना कम है उसी को करेक्ट किया गया और ऐसा बोला गया कि ये है पी आई, ये है पी आर, मैं इसमें कुछ चीज ऐड कर दूं जिसको बोला उसने पीसीटी। अगर मैं रियल में, भाई कोई चीज छोटी है तो उसमें कुछ ऐड करोगे तभी तो वो बड़ी के बराबर होगी, सीधा सा लॉजिक है ना। तो पीआर में कुछ मुझे ऐड करना पड़ेगा, पीआर बोल रहा हूं, पीआर नहीं बोल रहा हूं, है ना, पीआर में पीसीटी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये पीआई आएगा। अब ये पीसीटी कैसे पता चलेगा? एक्चुअल में प्रेशर करेक्शन टर्म दो चीजों के बारे में है यहां पर। क्या? पहली चीज तो ये है कि अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से, अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से एक प्रेशर करेक्शन टर्म आएगा, और दूसरा आएगा नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया, कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया, इसकी वजह से आएगा। अब ये दोनों चीजें किस बात पे डिपेंड करेंगी? ये डिपेंड करेंगी डेंसिटी पे। क्यों? जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे यहां पर, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा खींचेंगे, और जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्लियर? नंबर ऑफ कोलिजन जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट एरिया, भाई डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो कोलिजन भी तो बढ़ेंगे ना। देखो डेंसिटी ज्यादा होने से दो चीजें होंगी, अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, कोलिजन भी बढ़ेंगे, है ना। तो ये डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों को कंबाइन करके पीसीटी लिखा जाता है। तो पीसीटी क्या आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का स्क्वायर। भाई ये डेंसिटी और ये डेंसिटी, तो डेंसिटी का स्क्वायर मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मोल अपॉन वॉल्यूम का होल स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे तो पीसीटी क्या आ जाएगा? पीसीटी तुम्हारा आ जाएगा, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया ए, एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। क्लियर? समझ में आई ये बात? प्रेशर करेक्शन टर्म दो चीजों की वजह से है, एक है अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो कि डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट एरिया वो भी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतने ज्यादा फोर्सेस लगेंगे, उतने ज्यादा कोलिजन होंगे। इसका मतलब पीसीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी को हम कैसे मेजर कर रहे हैं? मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हो, मुझे पता है आप यही क्वेश्चन पूछने वाले थे। डेंसिटी क्या मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, हम उसको बोल रहे हैं मोल के रेस्पेक्ट में। क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं हम तो, कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने मोल है, ऐसा। तो मैं इसको मोल अपॉन वॉल्यूम लिख रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, फिर बोल रहा हूं डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम नहीं, हम यहां किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मोल अपॉन वॉल्यूम से, कि कितने वॉल्यूम में कितने मोल उसके टकरा रहे हैं, ठीक है। तो हम डेंसिटी को मोल अपॉन वॉल्यूम यहां पर डिफाइन करते हैं, ठीक। तो यहां मैंने क्या करा, प्रोपोर्शनलिटी लगा दी, और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद यहां कांस्टेंट लगा दिया ए।
तो यही तुम्हारा पीसीटी है जो मैंने यहां पर लिया है। मतलब ये जो पी है ये किसका प्रेशर है, रियल गैस का, उसमें मैंने इतना ऐड किया तो ये वाला पार्ट क्या बना तुम्हारा, इतना, ये तुम्हारा आइडियल गैस का प्रेशर बना। सिमिलरली यहां पर भी वैसे कुछ होने वाला है कि ये जो वॉल्यूम है ये आइडियल गैस का वॉल्यूम बनेगा, मतलब रियल में से कुछ माइनस करोगे। चलो इसको अपन स्टडी करेंगे, पहले आप ये नोट कर लो। ये क्या चीज बताई मैंने अभी, प्रेशर करेक्शन टर्म, इसको नोट करेंगे, फिर बताऊंगा वॉल्यूम करेक्शन टर्म, ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं वॉल्यूम करेक्शन टर्म। ये कहां से आया, ध्यान से देखना जरा। वॉल्यूम करेक्शन टर्म वीसीटी, जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से समझा रहे हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब हम क्या करेंगे, बी निकालेंगे, ठीक है, और उसमें से हम क्या करेंगे, रियल में से बी को माइनस कर देंगे तो हमारा वी आई आ जाएगा और उसको हम रिप्लेस कर देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने बोला, स्टार्टिंग से समझना। ये मेरे पास आइडियल गैस है, क्या है, आइडियल गैस, और ये क्या है मेरे पास, रियल गैस है। ये क्या है, रियल गैस है। आइडियल गैस है मतलब नेग्लिजिबल वॉल्यूम के मॉलिक्यूल होंगे, पॉइंट मास मानेंगे अपन इनको, है ना। तो ये है मेरे पास क्या, आइडियल गैस, और मैंने एक ले ली क्या, रियल गैस, ठीक है। एक ही गैस को अपन आइडियल कंसीडर करें, उसी को हम रियल मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम आ गया, ध्यान से सुनना अब जरा, है ना। मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, आ गया। अब मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर आ गया तो होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल है, कौन से, रियल गैस वाले जो मॉलिक्यूल हैं, वो जब ट्रेवल करेंगे और जब मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन होगा, तो जब कोलिजन हो रहा होगा उस टाइम पे आसपास थोड़ा सा स्पेस ऐसा होगा जो खाली होगा, उसी को हम बोल रहे हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। समझना बात को। जब दो चीजों की टक्कर हो रही है, दो मॉलिक्यूल की टक्कर हो रही, क्योंकि मॉलिक्यूल को अपन एक हार्ड स्फीयर मान के चलते हैं, तो मेरे पास दो स्फीयर हैं, दो बॉल मान लो आप, ठीक है, दो बॉल हैं, दो स्फीयर हैं। तो जब उनकी टक्कर हो रही होगी तो कुछ एरिया, कुछ वॉल्यूम आसपास का ऐसा होगा जो खाली होगा, आसपास की कुछ जगह ऐसी होगी जो खाली होगी, मतलब वहां पर कोई और मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब वो उस मॉलिक्यूल का अपना पर्सनल स्पेस है। अब समझना बात को जरा, इसका लार्ज व्यू इधर बना रहा हूं, जैसे यहां पर कोई दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, किसके, रियल गैस के दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, तो वो ये बना रखे हैं। हर एक मॉलिक्यूल सिमिलर है, रेडियस उसकी आर है, ठीक है। तो इसकी रेडियस में लिख देता हूं यहां पर आर, और इसकी रेडियस आर। तो जब इनकी टक्कर हो रही होगी तो आसपास का स्पेस खाली होगा। कितना स्पेस खाली होगा, इस पूरा, अगर मैं एक बड़ा स्फीयर हाइपोथेटिकल बनाऊं जो जिसकी रेडियस क्या हो, यहां से लेकर यहां तक हो, मतलब 2r हो, ऐसे बोल सकता हूं मैं। तो मैंने एक हाइपोथेटिकल स्फीयर बनाया जिसकी रेडियस क्या है, 2r है। इसकी रेडियस क्या है, 2r है। मतलब 2r रेडियस में कोई और मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं हो, ये इसका पर्सनल स्पेस है। इनका जब टक्कर हो रही है तब, भाई सीधी सी बात है ना, जब कभी भी मान लो आप बॉल, सपोज आप 3 बॉल एक साथ रखते हो, सपोज आपने 3 बॉल एक साथ रख दी, तो कुछ ना कुछ वॉइड खाली रहता है, तो स्पेस कुछ ना कुछ खाली रहता है। जब दो लोग टकराते हैं तो कुछ आसपास का स्पेस भी खाली चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उनका अपना पर्सनल स्पेस होगा, मॉलिक्यूल का अपना पर्सनल स्पेस होगा। मतलब क्या होगा, जब भी कोलिजन हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ जगह आसपास खाली रहेगी। अब ये यहां पर क्या कर रहा है मॉलिक्यूल, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको एक चीज और समझा पाऊं। मैंने आपको मीन फ्री पाथ जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कौन सा, सारे अपन कौन फिक्स रख देते थे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को हम भेजते थे टकराने के लिए, यही करते थे, एक मॉलिक्यूल मूव करेगा, बाकी मॉलिक्यूल रेस्ट पे रहेंगे मीन फ्री पाथ में। जब वो टकराएगा तो किस किस से टकराएगा, उसमें मैंने बताया था कि कोलिजन डायमीटर जो आपका 2r होता है ना, अगर कोई स्फीयर उसके अंदर आता है, उसका सेंटर उसके अंदर आता है तो टक्कर होती है। वही सेम केस यहां पर है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब क्या है, कुछ स्पेस यहां खाली होगी और कोई मॉलिक्यूल नहीं टकराएगा। कब तक, जब तक ये मॉलिक्यूल का सेंटर इस हाइपोथेटिकल स्फीयर के सरकमफेरेंस पर ना आ जाए। सही बात है ना, इसका जो सेंटर है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा और अंदर ले आता, इस सेंटर को इसके सरकमफेरेंस पे ले आता, तो इसकी इससे टक्कर हो जाती। तो मॉलिक्यूल कौन से टकराते हैं, जो इस हाइपोथेटिकल स्फीयर, जो इस हाइपोथेटिकल स्फीयर पर सेंटर, उसका सेंटर हाइपोथेटिकल स्फीयर के सरकमफेरेंस पे होगा, जो मॉलिक्यूल टकराने आ रहा है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, है ना। तो ये जो स्पेस है कौन सी वाली, ये, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि मैंने समझाने के लिए बताया था कि ये क्यों नहीं टकरा रहा है, क्योंकि इसका सेंटर इस सरकमफेरेंस से बाहर है, अंदर होता तो टकरा जाता, ठीक है, सरकमफेरेंस पे होता, मिनिमम कंडीशन है सरकमफेरेंस पे होता तो टकरा जाता।
मतलब ये वाला जो खाली जगह है इसको हम बोल रहे हैं क्या, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोल रहे हैं अपन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मतलब इतना वॉल्यूम ये मॉलिक्यूल, देखो इन दो मॉलिक्यूल को इतना वॉल्यूम चाहिए घूमने के लिए। अरे भाई जैसे तुम घर में भी रहते हो ना, तुमको भी तो एक पर्सनल स्पेस चाहिए ना अपना, कि ऐसे फिक्स खड़े रहते हो भाई, कुछ पर्सनल स्पेस चाहिए ना मूव करने के लिए, कि इतना वॉल्यूम हमारे पास रहना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। वैसी मॉलिक्यूल की कहानी है। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं जब टकरा रहे होंगे तो इतना जो वॉल्यूम है वो हट रहा होगा, वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि इतना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो अगर ये वॉल्यूम, अगर ये मॉलिक्यूल इतना वॉल्यूम रख रहे होंगे तो हमें जो वॉल्यूम है वो कितना हटाना है, ध्यान से सुनना, वो हम हटाएंगे बी, ध्यान से, बी इज इक्वल टू 4 अपॉन, बी हम क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, 4/3 पाई 2r का होल क्यूब। इतना वॉल्यूम आपको हटाना पड़ेगा। क्यों, ये उतने वॉल्यूम में ये मॉलिक्यूल टहल रहे होंगे दोनों, तो ये दोनों के लिए है, दोनों मॉलिक्यूल के लिए। मतलब हम जो कोलिजन मान के चल रहे हैं वो क्या लेके चल रहे हैं, बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन। बाई मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं ना। तो अगर बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन या फिर दो मॉलिक्यूल के लिए हम बात करेंगे तो ये आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, 4/3 पाई 2r का होल क्यूब। मैं ऐसा लिख देता हूं, वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर टू मॉलिक्यूल्स। ध्यान से समझो जरा, दो मॉलिक्यूल को हटाने के लिए, दो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हटाने के लिए 4/3 पाई 2r का होल क्यूब लेना पड़ेगा। मतलब दो मॉलिक्यूल इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो फॉर टू मॉलिक्यूल ये लिखा है, तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर वन मॉलिक्यूल, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल के लिए कितना करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। तो ये मैं लिख दूं 8, 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो ये वन मॉलिक्यूल के लिए आ गया क्या, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2 करना पड़ेगा। 2 नहीं करा था अपन ने, 2 करना पड़ेगा। 2 मॉलिक्यूल के लिए इतना, तो 1 मॉलिक्यूल के डिवाइड बाई 2, 2 से कट गया 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया आपका, है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर वन मॉलिक्यूल, या बाय वन मॉलिक्यूल भी लिख दो, एक मॉलिक्यूल के द्वारा कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड होगा, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के लिए फॉर वन मॉलिक्यूल कितना, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ एटम, या रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। अपन जो मॉलिक्यूल मान रहे तो रेडियस मॉलिक्यूल बोलो, तो रेडियस ऑफ स्फीयर है ना। तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। अब अगर मुझे लिखना है फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, ये तो मैंने 1 मॉलिक्यूल के लिए लिखा। अगर 1 मोल के लिए लिखना है तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो आएगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो आएगा वो क्या आएगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये आ गया 4 इंटू Na, और ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। 4/3 पाई आर क्यूब क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, ये हो गया। तो फॉर 1 मोल अगर लिखना है तो आपको अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, तो अपना जो वॉल्यूम हटाना था वो किसमें से हटाना था, ध्यान से देखना जरा। आइडियल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी Vi, रियल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है Vr। उसमें से मैं कितना कम करूं कि Vi के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रियल गैस का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा होगा किससे, आइडियल से, क्योंकि रियल गैस को और भी स्पेस चाहिए, कोलिजन हो रहे हैं यहाँ पे। इधर तो अपन कोलिजन वगैरह कुछ मानते ही नहीं है, तो V आइडियल ऑब्वियसली कम होगा V रियल से, है ना। तो Vi इज इक्वल टू V रियल। इसमें से मैं कितना कम कर दूं, अगर मेरे पास n मोल है, ये तो 1 मोल के लिए लिखा, n मोल है तो n इंटू बी कर दूं। ठीक है, और b क्या है आपका, यहां से जो चल रहा था वो b चल रहा है, मतलब मैं फाइनल यहां लिख देता हूं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम b। तो 1 मोल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इतना है, तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा, nb। फिर सुन लो, 1 मोल के लिए इतना, तो n मोल के लिए nb। तो Vi क्या आ गया, Vr माइनस nb। अब ध्यान से सुनना, अब आप मुझे बताओ जरा, Pi इंटू Vi इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। तो मैं Pi की जगह क्या रख दूं, Pr प्लस n स्क्वायर a बाई वी स्क्वायर, और Vi की जगह क्या रख दूं, Vr माइनस nb। तो ये क्या आ जाएगा, nRT। तो यही तो है आपकी रियल गैस की इक्वेशन, इसी को बोलते हैं अपन रियल गैस इक्वेशन या वान डेर वाल इक्वेशन।
तो इक्वेशन कैसे बनाई गई, क्या उसकी सोच थी इक्वेशन बनाने की, वो ये थी। मतलब दो चीजें होती है, फिर से ध्यान सुनना। पीसीटी होता है प्रेशर करेक्शन टर्म, प्रेशर करेक्शन टर्म, और वीसीटी होता है वॉल्यूम करेक्शन टर्म। प्रेशर करेक्शन टर्म हमने पीछे पढ़ लिया, अभी मैं वॉल्यूम करेक्शन टर्म बता रहा था। वॉल्यूम करेक्शन टर्म क्या होता है, जब भी मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो आसपास का कुछ स्पेस मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल होता है, मतलब वो उतने स्पेस में घूमते हैं, मतलब उतना आपको वॉल्यूम उसका हटाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 4/3 पाई आर क्यूब बोलोगे ना। लेकिन यहां मत बोल देना, फिर सुन लो, एक स्फीयर का वॉल्यूम, अगर मैं स्फीयर का वॉल्यूम पूछूं 4/3 पाई आर क्यूब बोलते हो, लेकिन हम यहां पर जब कोलिजन समझते हैं और वॉल्यूम एक्सक्लूड वाला ये टॉपिक समझते हैं, तो हम ये बोलते हैं वो 4/3 पाई आर क्यूब ऑक्यूपाई नहीं करता, वो उससे ज्यादा ऑक्यूपाई करता, मतलब आसपास भी घूमता है। 4/3 पाई आर क्यूब नहीं करता, 4/3 पाई आर क्यूब का भी 4 टाइम्स करता है वो। यहां देखो, एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा, तो ये होना चाहिए था उसका एक्चुअल वॉल्यूम, लेकिन आसपास का स्पेस भी उसको चाहिए, कोलिजन हो रहा है तो वो 4 टाइम्स करता है उसका, मतलब आसपास का इतना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा एक मॉलिक्यूल, है ना। तो ये वाली बात थी। तो मैंने क्या करा, मैंने ये एक मॉलिक्यूल के लिए था तो मैंने 1 मोल के लिए निकाला 4 n इंटू वी मॉलिक्यूल, और अगर n मोल हो तो n से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सा, समझ गए बात को। चलो तो ये नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका डेरिवेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको करना क्या है, वंडर वाल इक्वेशन ध्यान रखनी है और एक बी का फॉर्मूला ध्यान रखना है। ए का अपन ने कोई फॉर्मूला ऐसा बनाया नहीं, बी का फॉर्मूला ध्यान रखना है। ए क्या बताता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताता है, उसके फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बी का फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, कभी अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर पाओ। तो क्या ध्यान रखना है आपको, वंडर वाल इक्वेशन, पीसीटी वीसीटी, ए और बी की यूनिट क्या होती है और बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान रखोगे काम हो जाएगा। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं z के बारे में, कैलकुलेशन कर लेते हैं। वांडरवाल इक्वेशन जो होती है ना आपकी, उससे भी हम क्या करते हैं, z की वैल्यू निकालते हैं। अब ध्यान से सुनना जरा, मैंने ग्राफिकल एनालिसिस आपको बताया था, तो रिजल्ट तो आपको देखो पहले से पता है क्या है। इसका रिजल्ट क्या है, वेरी लो प्रेशर पे Z1 है, इसका लेस देन 1 आता है और इसका ग्रेटर देन 1। अब वो हम इक्वेशन से वेरीफाई करेंगे कैसे। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एट वेरी लो प्रेशर ए नेग्लेक्टेड, बी नेग्लेक्टेड, दोनों को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से सुनना जरा। P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, यही थी आपकी वांडरवाल इक्वेशन। अब मैंने यहां पर ए को क्यों नेग्लेक्ट किया, एट वेरी लो प्रेशर होता क्या है, जब प्रेशर बहुत ही कम अप्लाई करते हो, बहुत कम प्रेशर जब होता है, उस टाइम पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते। प्रेशर जब बहुत कम होता है उस टाइम पर ए ऑपरेट नहीं होते, क्यों, मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल पास पास नहीं है, दूर दूर है, आप तो ये समझ लो, है ना। तो जब प्रेशर हमने बहुत कम अप्लाई किया है, जब प्रेशर बहुत कम रखते हैं, तो उस टाइम पर मॉलिक्यूल दूर दूर है, ठीक है। तो प्रेशर जब कम होता है वेरी लो प्रेशर पर, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो मॉलिक्यूल दूर दूर है मतलब ए नेग्लेक्ट। अगर प्रेशर बहुत कम है, ध्यान सुनना, अगर प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम सफिशिएंटली लार्ज होगा, बहुत लार्ज होगा कंपेरिजन टू दिस। एक्चुअल में होता क्या है, ए और बी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हो, तो ए की वैल्यू जैसे 4.3, 3.56 इस टाइप से होती हैं, और बी की वैल्यू 0.01, 0.001 इस टाइप से होती हैं। तो ये आप समझ लो, मान लो ये 20 है तो ये 0.001 ऐसा है। तो सिंपल सा ये है कि अगर प्रेशर बहुत कम होगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, तो ये नेग्लेक्ट होगा, और प्रेशर जब बहुत कम होगा तो ए ऑपरेट ही नहीं होंगे, फोर्स आएंगे ही नहीं, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन होगा ही नहीं। इसका मतलब दोनों नेग्लेक्ट। तो ये उड़ा दो और ये उड़ा दो, ये दोनों जीरो रख दो, तो क्या बचेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। बस पीवी इक्वल टू एनआरटी मतलब आइडियल गैस, जेड निकाल लो, पीवी अपॉन एनआरटी लिखा करते थे आप, और रियल गैस आइडियल बन गई, मतलब जेड क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरीके से बस आप ये समझो कहानी क्या है। एट वेरी लो प्रेशर इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होते और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला टर्म नेग्लेक्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। एट लो और मॉडरेट प्रेशर भी लिखा रहता है बुक में, तो लो या मॉडरेट प्रेशर में क्या होता है, इसमें मैं ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, इसमें लिख रहा हूं बी नेग्लेक्टेड, बी नेग्लेक्टेड, और z इसका लेस देन 1 आता है, आपको पता है।
बी नेग्लेक्टेड किया आपने, ए नहीं किया, क्यों नहीं किया? अब सुनना जरा, जब प्रेशर लो या मॉडरेट होता है तो उस टाइम पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाते हैं। ये कैसे पता? क्योंकि गैस लिक्विफाई हो रही है इस पर, भाई इस कंडीशन पे Z लेस देन 1 आता है ना, तो गैस लिक्विफाई तो हो रही है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आ गया। तो जब वेरी लो प्रेशर होता है, वेरी लो, ये वाला वेरी लो होता है, तब तो फोर्स नहीं मानते, लेकिन जब लो या मॉडरेट प्रेशर होता है तब फोर्स मानते हैं, तब फोर्स आ गए। फोर्स आ गए मतलब ए नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रेशर तो अभी भी लो की रेंज में ही है, तो वॉल्यूम सफिशिएंटली लार्ज है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दोगे बी को, है ना। तो फिर से वही देखो जरा, ये मेरे पास वांडर वाली इक्वेशन थी, मैंने क्या करा, प्रेशर अगर लो है या मॉडरेट प्रेशर है तो ए नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स आ गए अब, क्योंकि गैसेस लिक्विफाई हो रही है। और बी नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम अभी भी ज्यादा है। जैसे मान लो इस केस में वॉल्यूम था 20 और यहां था 0.01, अब वॉल्यूम इसका 15 हो गया और 0.01, लेकिन अभी भी ज्यादा ही है ना 15 के 20 के रेस्पेक्ट में, मतलब 20.1 15.1, मतलब अभी भी ज्यादा है। मींस क्या हुआ कि बी नेग्लेक्ट किया, ए नहीं किया, तो कैसा दिखेगा? P प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर, ये उड़ा दिया तो सिर्फ V दिखेगा यहां पे। यहां मैं वांडर वाली इक्वेशन भी लिख देता हूं ताकि आप कंपेयर भी कराते जाओ। P प्लस एन स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर डी, ठीक है, कंपेयर कराते जाना। मैंने क्या उड़ा दिया? ये उड़ा दिया, तो सिर्फ ये बचेगा V इज इक्वल टू एन आर डी, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं फॉर 1 मोल, लिख रहा हूं क्या? फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल में क्या करूंगा? n को 1 रख दूंगा और V को लिखा करूंगा मैं Vm, Vm मतलब मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम तो 1 मोल का वॉल्यूम, ठीक है। V को ये रख देंगे और N1, तो ऐसा दिखेगा P प्लस ए अपॉन Vm स्क्वायर इंटू Vm इक्वल टू RT। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो PVm प्लस ए बाय Vm, एक Vm कट जाएगा ऊपर से नीचे वाला, इक्वल टू RT। इसको यहां भेज दो, नहीं ये काम करो, RT को डिवाइड कर दो पहले, तो PVm अपॉन RT प्लस ए बाय RT Vm इक्वल टू 1, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा Z। भाई Z क्या था? PV अपॉन NRT होता है ना Z, Z तुम्हारा क्या होता है? PV अपॉन NRT, तो N को 1 रखा और तो V क्या बन जाएगा? Vm बन जाएगा, ठीक है। तो यही आ गया Z, तो Z इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाय RTV। अब ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है, देखेंगे जरा। ए नेगेटिव नहीं हो सकता, फोर्स कैसे नेगेटिव हो सकता है? क्योंकि ए क्या बताता है फोर्स के बारे में? टी नेगेटिव नहीं होता, टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता, आर नेगेटिव नहीं होता, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता, मतलब ए अपॉन RTV ये प्लस आएगा, लेकिन इधर तो माइनस लगा है ना, ए अपॉन RTV तो प्लस में निकल के आएगा, लेकिन ये माइनस लगा है तो 1 में से कुछ कम होगा, मतलब Z क्या होगा? लेस देन 1। और ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भयंकर तरीके से याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। 1 माइनस ए बाय RT Vm एट लो या मॉडरेट प्रेशर। आगे बढ़ते हैं हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे बोल रहा हूं ए नेग्लेक्टेड। अब सुनना जरा, प्रेशर जब बहुत ज्यादा होता है तो अब ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई इसके रेस्पेक्ट में, तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। और प्रेशर जब बहुत ज्यादा हुआ तो वॉल्यूम क्या हुआ? कम हुआ। अब ये दोनों कंपेरेबल हो गए तो अब आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ए को नेग्लेक्ट करेंगे, बी को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। रीजन समझ लो क्या है। इधर क्या रीजन था? वेरी लो प्रेशर पर फोर्स आते ही नहीं है तो ए नेग्लेक्ट, वेरी लो प्रेशर पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है तो ये ज्यादा है ये कम तो ये नेग्लेक्ट। दूसरा केस, लो या मॉडरेट प्रेशर पर क्या होता है? हमने यहां बी नेग्लेक्ट किया, यहां पर फोर्स आ जाते हैं तो ए नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वॉल्यूम अभी भी सफिशिएंटली लार्ज है तो बी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगला केस क्या है? प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो ये बड़ा हो गया इससे तो छोटा वाला नेग्लेक्टेड, और प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम तो बी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा है। ए नेग्लेक्ट कर दो और बी को मत करो, तो ये दिखेगा P V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। वही कहानी यहां कर लेते हैं क्या? फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, V इक्वल टू Vm मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो P Vm मतलब 1 मोल पे क्या रखा आपने? N को 1 रखा और V को Vm रखा है ना, माइनस PB इक्वल टू RD, P से मल्टीप्लाई RD से डिवाइड कर दो, PVM बाई RT माइनस PB बाई RT इज इक्वल टू 1,
पीवीएम बाय आरटी क्या होता है, ये होता है पीवीएम बाय आरटी, जेड होता है। तो जेड इज इक्वल टू 1, इसको उधर ले जाओ, प्लस पीबी बाई आरटी इज द फाइनल फॉर्मूला। और इसको भयंकर तरीके से याद करके जाना, ये भी आ चुका है एक बार। अब देखो क्या कहानी है, P नेगेटिव नहीं हो सकता, B नेगेटिव नहीं हो सकता, R नेगेटिव नहीं हो सकता, T नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब 1 में कुछ ऐड कर रहे हो, 1 में कुछ ऐड कर रहे हो, मतलब Z इज ग्रेटर देन 1। तो यही कहानी हमने ग्राफिकल एनालिसिस से करी थी और यही हमने थ्योरेटिकल एनालिसिस यानी वान डर वाल इक्वेशन से समझ ली। तो ये सारी की सारी कहानी हो गई आपकी रियल गैस से रिलेटेड। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, नोट कर लो इसे। चलो बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं और रियल गैस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ में आ जाएगी आपको सारी कहानी। क्या कह रहे हैं इसमें, B of He is 24 ml per mole, फाइंड मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ He। तो सीधा सा है, 1 मोल के लिए वॉल्यूम ये दे रखा है, तो 1 मोल के लिए B बताओ क्या लिखा था मैंने, 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यही लिखा था 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना है, 24 ml। तो 24 इंटू 10 की पावर -3 ये लीटर में आ गया, और लीटर से तुम चले जाओ मीटर क्यूब में, तो 10 की पावर -3 और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मीटर क्यूब में आ गया, क्योंकि आर हम मीटर में निकाल लेंगे, है ना। तो ये क्या आ गया आपका, 4 इंटू Na, 6 इंटू 10 की पावर 23 और इंटू 4/3 और पाई को 3.14 नियरली 3 लेके सॉल्व कर लेना, इंटू आर क्यूब। तो यहां से जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आर जो आएगा वो मैं लिख रहा हूं, वो आएगा आपका 1.3 इंटू 10 की पावर -10, ठीक, इतना मीटर। लेकिन आपसे डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर जो डी लिख रहा हूं मैं, डी इज इक्वल टू 2r, तो ये डबल कर दो इसका, तो 2 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, मतलब 2.6 इंटू 10 की पावर -10 मीटर के आसपास आएगा आपका डायमीटर ऑफ He। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फॉर अ गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट। अब एक बार बताओ, मैंने क्या बताया था, फॉर मैक्सिमम डेविएशन क्या बोला था, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, क्या बोला था, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। तो आपको क्या चूज करना है इसमें से, हाई प्रेशर ले लो, तो ए और सी काट दो, हाई प्रेशर हो गया, लो टेम्परेचर ले लो, मतलब डी आंसर, ऐसे कर लिया करो, कॉमन निकालना है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। कितने आसान क्वेश्चन है। अगला देखो और आसान है, द Z इज ग्रेटर देन 1 एट STP, देयरफॉर Vm बताना है आपको। अच्छा, Z ग्रेटर देन 1 है तो Z क्या होता है, PVM अपॉन RT, मोलर वॉल्यूम अगर लेना, PVM अपॉन RT, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1, इसका मतलब P क्या होगा, सॉरी Vm क्या होगा, Vm होगा आपका ग्रेटर देन RT बाई P, और STP पर ये वाली वैल्यू कितनी होती है, 22.4 होती है। टेम्परेचर को आप 273 रखो, R को 1/12 रखो, 0.021, और प्रेशर को 1 रखो, 1 atm, तो Vm क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 22.4, सिंपल सा, लीटर में, है ना, ए आंसर हो जाएगा। समझ गए बात, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन देख लो जरा एक बार। अगला सवाल ये है कि एट लो प्रेशर RT इज इक्वल टू 2√AP, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ रियल गैस। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, लो प्रेशर मतलब क्या होता है, लो प्रेशर मतलब मॉडरेट प्रेशर, मतलब बी नेग्लेक्ट होता है, यहां पर क्या नेग्लेक्ट होता है, बी नेग्लेक्ट होता है, बी नेग्लेक्टेड। तो इक्वेशन क्या बनेगी, P प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर, वी बी हटा दिया मैंने, एन वी वाला टर्म हट जाएगा, इज इक्वल टू एनआरटी, ऐसा बनेगी आपकी इक्वेशन। आपको वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालना है, कितना आएगा। चलो ठीक है, मुझे एक बात बता दो, यहां पर मोल वगैरह कुछ दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे, तो अपन उसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, मोल नहीं दे रखे तो 1 मान लेते हैं, मोलर वॉल्यूम ले लेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, P प्लस ए अपॉन वीएम स्क्वायर, क्योंकि वीएम को मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम अपॉन मोल, पर मोल अगर बोलेंगे तो वीएम बोलने लगेंगे, है ना, इनटू इसको वीएम बोलने लग रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू RT, ऐसा लिख सकता हूं। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं, यहां पर एलसीएम लूंगा तो नीचे वीएम स्क्वायर आएगा और ऊपर आएगा PVM स्क्वायर प्लस ए अपॉन वीएम स्क्वायर, यही आएगा, हाँ ठीक है, इंटू वीएम इज इक्वल टू RT। एक वीएम से एक वीएम उड़ा दो, इस वीएम को वहां ले जाओ और उसको पूरे को यहां ले आओ, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या, PVM स्क्वायर माइनस ये उधर गया और इस तरफ आया माइनस RTVM प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये वाला स्टेप समझे क्या लिखा, Vm एक बचा था, एक तो कट गया, Vm को यहां ले गए, RTVM बन जाएगा, इसको इधर ले आए तो माइनस RTVM। अब यहां लगा दें श्रीधराचार्य वाला, क्या, Vm इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, मतलब p इंटू ए डिवाइडेड बाई 2a, 2 और a मतलब p। अब जरा गौर से देखो, क्या यहां तुम्हें क्या दिया है, आर टी इज इक्वल टू 2 रूट एपी। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या ये ऐसा दिखेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, इसका आर टी स्क्वायर 4 AP बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जानी है, 0, मतलब क्या बचेगा, आर टी बाई 2p। तो वीएम फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, आर टी बाई 2p इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आर टी बाई 2p इज द फाइनल आंसर, चेन्नई। समझ गए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार देख लो कैसे आपको अप्रोच करना है। अगला सवाल देखना, फाइंड Z फॉर 0.02 मोल ऑफ अ रियल गैस एट P इज इक्वल टू 0.1, नेगलेक्ट B। ठीक है, RT दिया है, A दिया है, B नेगलेक्ट करना है। चलो ठीक, तो B नेगलेक्ट करना है, मतलब ऐसे ही लिख दूं मैं, P प्लस एन स्क्वायर A बाई वी स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू NRT। अब यहां तो तुम्हें मोल दे रखे हैं 0.02, तो मोल पुट कर दो, P पुट कर दो, तो P क्या है 0.1, मोल क्या है 0.02 का होल स्क्वायर, A क्या है 1000 अपॉन V स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू n कितना है, n 0.02 इंटू RT की पूरी वैल्यू दे रखी है उन्होंने अलग से, क्या 20, तो ये कर दिया मैंने इंटू 20। ठीक है, सही है, RT दे रखा था, A दे रखा था, P दे रखा था, मतलब वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो V यहां से निकालो, सॉल्व करो इसको सॉल्व करोगे तो V स्क्वायर माइनस 4B प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व कर लेना एक बार, मुझे याद है तो लिख दिया। तो यहां से V क्या आ जाएगा आपका, 2 लीटर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 2 लीटर आ जाएगा। V 2 लीटर आ गया, Z क्या हो जाएगा, PV अपॉन NRT होता है ना Z, तो P कितना है 0.1, V कितना है 2, N कितना है 0.02 और RT की पूरी वैल्यू कितनी है 20। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऊपर 2 इंटू 10 की पावर -1 और नीचे 2 इंटू 2 4 इंटू 10 की पावर कितना -1। देखो, अरे भाई 0.02 इंटू 20 0.4 आएगा ना, सही ना, और ऊपर 0.2 0.2 बाई 0.4 मतलब यही आएगा, 1/2 आ जाएगा आपका Z, मतलब 0.5। तो Z क्या आ गया 0.5। क्या ये लेस देन 1 है, यस, और आना भी चाहिए क्योंकि जब B नेगलेक्ट होता है तो Z लेस देन 1 ही आता है ना। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर फाइनल 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, तो आप सारी की सारी कहानी समझ जाओगे, वंडरवॉल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे आराम से, एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, नोट कर लो। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर को आईआईटी के क्वेश्चन से खत्म करते हैं। ये जेई एडवांस 14 का क्वेश्चन है आई थिंक, और ये जेई एडवांस 12 का है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखो। फॉर अ रियल गैस ओबेइंग वान डेर वाल इक्वेशन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पीवीएम एंड पी, मतलब पीवीएम को वाई एक्सिस पर रखना है और पी को कहां रखना है, एक्स एक्सिस पर रखना है। वेयर वीएम इज मोलर वॉल्यूम, फाइंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ। क्या निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो मुझे एक बार बताओ, वान डेर वाल इक्वेशन क्या होती है, पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर होता है। तो मैं एन को 1 रख दूं तो मोलर वॉल्यूम बोलने लगूंगा, है ना, वीएम स्क्वायर। इधर क्या लिखूंगा, वीएम माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, आर टी। सही है, अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो पीवीएम प्लस इसको इससे करो तो ए बाई वीएम बचेगा, एक वीएम कट जाएगा, इसको इससे करो तो माइनस पीबी, ठीक, और इसको इससे करो तो माइनस ए बी अपॉन वीएम स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। यही होगा, क्लियर। अब देखना जरा, मैं पीवीएम को यहीं रख रहा हूं, क्यों, मुझे एक पीवीएम क्वांटिटी चाहिए और एक पी चाहिए। ठीक है, तो मैं इक्वेशन बना रहा हूं तो पीवीएम यहीं रख रहा हूं और बाकी सबको उधर ले जा रहा हूं, तो क्या दिखेगा, पीबी, ठीक है, प्लस आर टी प्लस ए बी बाई वी एम स्क्वायर और माइनस ए बाई वी एम, ऐसे ही दिखेगा। मैं इन तीनों को उस तरफ ले गया, ठीक है, और इसको यहीं छोड़ दिया। तो अब आप जरा ध्यान से देखना जरा, ये क्या है, पीवीएम है, इसको मैं y बोल दूंगा, और ये p क्या है, x हो गया। ठीक, इसको मैं बोल सकता हूं m, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा c, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ये वाला पार्ट c। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड y इंटरसेप्ट। अब इसको अंडरलाइन करो जरा, y इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखना जरा, समझना जरा। मेरे पास ये पीवीएम है और यहां पर मैंने पी ले रखा है, पीवीएम वर्सेस पी ले रखा है।
तो ग्राफ कहीं से भी आप मान लो कोई भी इंटरसेप्ट हो, यहां पर पॉइंट ले लिया तो ये इंटरसेप्ट निकालना है। अब ग्राफ चाहे आपका स्ट्रेट लाइन जाए, चाहे आपका नीचे से ऊपर जाए, कैसा भी जाए ग्राफ, तो ग्राफ कैसा भी जाए, आपका इंटरसेप्ट जब निकालोगे उस टाइम पे p टेंड्स टू 0 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने को ये वैल्यू निकालनी है। ये वाली बात समझे, समझे कि नहीं? अगर मुझे इंटरसेप्ट निकालना है तो ग्राफ कैसा भी हो, स्ट्रेट लाइन हो, कर्व हो, कुछ भी हो, आपको ये इंटरसेप्ट निकालना ना, ये इतना पार्ट, ठीक है। और वैसे भी ये तो खैर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है। अगर आपको इतना पार्ट निकालना है तो p टेंड्स टू क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। मतलब p टेंड्स टू 0 रखोगे तो हम ऐसा मान के चल लेंगे कि चलो स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। तो p टेंड्स टू 0 रख दो यहां पर। p टेंड्स टू 0 मतलब क्या हो गया, vm टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अगर vm टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब ये वाले टर्म क्या कर दो, नेग्लिजिबल। तो p टेंड्स टू 0 मतलब vm टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये टर्म, ये वाले टर्म, ये क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। इसका मतलब फाइनल इक्वेशन कैसी दिखेगी, pvm इज इक्वल टू pb प्लस rt। ये मैं अप्रोक्सीमेशन यहां ले सकता हूं कि y इंटरसेप्ट निकालना है तो p टेंड्स टू 0 होना चाहिए, मतलब vm टेंड्स टू इनफाइनाइट होना चाहिए, और नीचे इनफाइनाइट आएगा मतलब ये वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा, 0 बन जाएगा वो। तो ये आ गया आपका क्या, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या आ गया आपका, y इंटरसेप्ट में बोलूंगा क्या, rt। समझ गए बात को, y इंटरसेप्ट क्या बोलोगे, rt। ऐसे करना था क्वेश्चन, बहुत आसान था, बस थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। एक और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया था, फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस B0 है और T300 है, फाइंड A। समझ रहे हो, B0 T300 फाइंड A। अब ये कैसे निकलेगा, मुझे एक बात बताओ। वंडर वाली इक्वेशन में B0 रख रहा हूं तो P प्लस एन स्क्वायर, 1 मोल है तो N1 हो गया, A अपॉन VM स्क्वायर इंटू VM इज इक्वल टू RT, यही लिखोगे आप, सही है। अब मुझे क्या करना है, VM से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो PVM प्लस A बाई VM इज इक्वल टू RT। तो ये हो गया आपका PVM, इसको उधर ले जा रहा हूं तो माइनस A बाई VM प्लस RT। अब देखना जरा, मुझे PV एक चाहिए था, PV मतलब फॉर 1 मोल है तो V मतलब VM हो जाएगा 1 मोल के लिए, है ना। तो P VM को V लिख लो या VM ही लिख दो, VM ही लिखा रहने दो, है ना। तो PVM ये क्वांटिटी हो गई y इज इक्वल टू माइनस A, ये क्या हो गया आपका स्लोप, M 1 बाई VM, ये क्या हो गया आपका x, क्योंकि उन्होंने 1 बाई VM ले रखा है यहाँ, प्लस इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपका RT मतलब C। समझ गए। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, m क्या है, माइनस a। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो तो माइनस a पता चल जाएगा, फिर हम a निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा, माइनस a, ठीक है, ध्यान से देखना, माइनस a। ये कैसे निकाल दो, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ऐसे निकाल दो डिवाइड करके, है ना। तो y2 माइनस y1 मतलब क्या आ जाएगा, y2 कौन सी वैल्यू होगी, अगर ये तुम्हारी x1 मान रहे हो, ये x2 मान रहे हो, x1 x2, ठीक है। तो ये y1 ये y2, तो y2 माइनस y1 मतलब 20.1 माइनस 21.6, यही निकालोगे स्लोप, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब 3 पर 20.2 है और 2 पर 21.6 है। इसको सॉल्व कर लो आप, कितना आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, है ना। तो a माइनस a आएगा माइनस 1.5, क्योंकि ये बड़ा है, तो a निकालोगे तो 1.5। a की यूनिट बता दो क्या होती है, ATM लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपका ए क्या आएगा, 1.5। समझ गए बात को कैसे करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस हमें क्या करना, B0 रखना है और ये एक VM आ जाएगा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो PV और 1/V है, फॉर 1 मोल PVM और 1/VM बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वान डर वाल इक्वेशन से रिलेटेड सारे जितने भी वेरिएशंस इसमें हो सकते थे वो सारे अपन ने कवर कर लिए, क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अपना मेन मोटिव ये नहीं है कि थ्योरी खत्म कराते जा रहे हैं और आपको समझ में ना आए, अपन पूरी कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम यहाँ से डिलीवर हो सकता है अपन डिलीवर करते हैं। थ्योरी में आपको मतलब इतनी थ्योरी मिलेगी कि वो मोर देन सफिशिएंट होगी आपकी एग्जाम के लिए, मतलब हो सकता है आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर करूं। अभी मैंने पिछले कुछ चैप्टर से ऐसा ही ट्राई किया कि मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए जाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी और अगला चैप्टर हेडिंग डाल दी, ऐसा नहीं करना हमें, है ना। हमें क्या करना है, क्वेश्चंस भी साथ साथ में करना है, तभी तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन कराए, अभी मैं यही स्किप कर देता तो अभी तक तो चैप्टर ही खत्म हो जाता, लिक्विफेक्शन वगैरह। तो ऐसा नहीं है, मेन क्या है, जो मैं सिखा रहा हूं उसको आप सीखो, जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तैयारी कैसे करानी वो मैं करवा दूंगा आपकी, बस जो मैं बोलते जा रहा हूं वो वैसा करते जाओ।
जो भी लेक्चर आ रहे हैं उनके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो, आपको दूसरी बुक में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या किसी दूसरे के लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है मुझे, है ना। तो किसी और के लेक्चर भी देखने की शायद ही आपको जरूरत पड़े। अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो फॉलो करते जाओ, बहुत मतलब अच्छे तरीके से तैयारी करोगे ना तो आई एम श्योर 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करो बढ़िया तरीके से, है ना। नोट कर लो इसको, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।